नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के समाचार। आज तारीख है 30 अगस्त 2020 और दिन है रविवार। तो आज के हमारे प्रमुख विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। उसके बाद जो दूसरा है अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन आई है उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या चीज़ें बंद रहेंगी और शिक्षण संस्थान कब तक खुलेंगे, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और अगला है कि आरक्षण के भंवर में फंस गई भर्ती है, कौन सी भर्ती है, कब हुई थी, इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। और 63% लोग जेईई नीट कराने के पक्ष में, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ तमाम देश और दुनिया की अपडेट से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। कल देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 मामले लगे हुए थे माननीय न्यायाधीश पंकज भाटिया जी की बेंच में। तो उन्होंने 2 याचिकाएं सुनी और पहली याचिका उन्होंने खारिज कर दी। एक याचिका थी जो खारिज कर दी और दूसरी याचिका पर उन्होंने एक आदेश दिया कि जिस अभ्यर्थी के संशोधन से मेरिट का मतलब योग्यता और मानक ना प्रभावित हों उसे चयन समिति मौका दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर किसी के नाम में, मम्मी के नाम, पापा के नाम में संशोधन है, अब जैसे डेट ऑफ बर्थ में संशोधन है तो वो नहीं चलेगा, अंकों में संशोधन है वो नहीं चलेगा, मतलब कोई ऐसी त्रुटि है जिससे किसी उसकी मेरिट पर प्रभाव ना हो पड़े, या मानक जो बनाए गए हैं इस भर्ती परीक्षा के मानक वो उस पर प्रभाव ना पड़े, तो उसके संशोधन को, प्रत्यावेदन को जो है समिति स्वीकार कर सकती है। और ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। ठीक है। बाकी अगर बात करें ऑर्डर की तो तमाम तरह की अफवाहों का दौर गर्म है, जबकि किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है कि ऑर्डर कब आएगा। बाकी सभी लोग जो है अनुमान लगा रहे हैं कि 14 सितंबर से पहले आ जाएगा, 4 सितंबर को आ जाएगा कि 1 सितंबर को आ जाएगा। तो इसमें हम भी जो है अपना अनुमान ही लगा सकते हैं कि सितंबर 14 से पहले और फर्स्ट वीक में जो है ज़्यादा संभावना बन रही है, अन्यथा की स्थिति में 14 से पहले ऑर्डर देखने को मिल सकता है। बाकी जो है सब महाकाल के हाथ में है, तो जल्द से जल्द ऑर्डर आए और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द बहाल हो, क्योंकि जो है काफ़ी लंबा समय जो है बीत चुका है, अभ्यर्थी घोर अवसाद में घिरते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो माननीय सरकार है और माननीय न्यायाधीश, माननीय कोर्ट हैं, जल्द से जल्द ऑर्डर को रिलीज़ करें जिससे भर्ती प्रक्रिया चालू हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं अनलॉक 4 की। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और ये आपका जो है 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने बताया 7 से चलेगी मेट्रो, 7 सितंबर से मेट्रो चलने लगेंगी। शिक्षण संस्थान 30 तक बंद। देखिए बच्चों के मामले में सरकार ने जो है कोई भी सावधानी नहीं दिखाई है और उन्होंने 30 सितंबर तक स्कूल बंद कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी अभी बंद हैं। तो देखिए अनलॉक 4 केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ हो सकेंगे राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा खेल कार्यक्रम। बंद रहेंगे सिनेमा हॉल। देखिए क्या नहीं खुलेगा, पहले हम उसकी बात करते हैं। सिनेमा व स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऐसे ही अन्य संस्थान। विशेष उड़ानों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर भी रोक रहेगी। राज्य नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे, इसके लिए केंद्र से अनुमति लेनी होगी। आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं। राज्य के अंदर और बाहर यात्रा तथा वस्तुओं की आवाजाही पर पाबंदी नहीं होगी और इसके लिए किसी पूर्व अनुमति या पास की जरूरत भी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में 30 तक लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। जोन का निर्धारण स्थानीय प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के तहत करेगा। देखिए अनलॉक 4 के तहत देश भर में कंटेनमेंट जोन के बाहर 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन होगा। वहीं 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों के साथ राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रम हो सकेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू नहीं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण के बीच जनजीवन पटरी पर लाने के लिए 1 सितंबर से अनलॉक 4 के लिए शनिवार को दिशा निर्देश जारी किए। खेल, सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों का सीमित आयोजन 21 सितंबर से हो सकेगा। ओपन थिएटर भी खुलेंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास पर रेलवे चरणबद्ध तरीके से मेट्रो का संचालन करेंगे। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा। देखिए अब बच्चों के लिए क्या है, 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र इच्छा से जा सकेंगे स्कूल। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सहित अन्य शिक्षण बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। 9वीं 12वीं के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी गाइडलाइन। इसमें और विस्तार से बताते हैं स्कूलों के बारे में। तो देखिए 21 से छात्रों को सशर्त स्कूल जाने की छूट।
बंद रहेंगे सिनेमा हॉल। तो कोरोना महामारी की चुनौती के बीच देश अनलॉक 4 की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सारी गतिविधियों को इजाज़त दे दी गई है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम बताते हैं आपको 21 सितंबर से क्या चीज़ें खुल जाएंगी। राज्य अपने यहाँ स्कूलों में 50% शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ को अनुमति दे सकता है। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाज़त होगी। अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्र पर दबाव नहीं डालेंगे। ITI एवं अन्य कौशल विकास उद्यमता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजन की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। शादी व अंतिम संस्कार में भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। ओपन एयर थिएटर का परिचालन की अनुमति रहेगी। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे सरकार जो है जनजीवन और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। बाकी देखिए इसमें सबसे जो अहम चीज़ है, ज़रूरी है सावधानी। देखिए सरकार चाह रही है कि कोई किसी के भूखा ना मरे और कोई अपना जो साधन है, उसका आय का साधन है, वो ख़त्म ना हो। तो इसके लिए उसने जो है अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी काम होंगे लेकिन उसकी सावधानी रखना वो हमारे हाथ में है। तो मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, 3 चीज़ों का प्रयोग करते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं और जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरक्षण के भंवर में फंस गई भर्ती। देखिए अब कौन सी भर्ती है, इसके अधिकारियों की अदूरदर्शिता का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। भर्ती निकलने की आस में बैठे प्रतियोगियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। वहीं अधिकारी किसी न किसी बहाने से भर्ती लटकाए हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में। कई साल इंतजार करने के बाद भर्ती का अध्याचन बिना सारी प्रक्रिया पूरी किए जारी कर दिया गया। अध्याचन में क्षैतिज आरक्षण न लगाने के कारण प्रक्रिया लटक गई है। फाइल उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा शिक्षा आयोग व उच्च शिक्षा निदेशालय के बीच दौड़ रही है। जिम्मेदार उचित कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से तमाम आला अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा जो है छात्रों को, अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। और इसका एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे इसमें आप 69,000 शिक्षक भर्ती ले लीजिए, चाहे 68,500 ले लीजिए, 72,825 ले लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ले लीजिए। तो देखिए किसी भी भर्ती को निकालने से पहले उसका विज्ञापन और नियमावली दोनों को ध्यान में रखकर शुरू में ही सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए, जिससे बाद में कोई विवाद का विषय ना रहे। तो इसके लिए सरकार को अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। जो अधिकारी जिसकी कमी पाई जाती है उसको जवाब तलब किया जाए, उससे पूछा जाए कि भाई इसका क्या कारण है। तो ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9वीं 11वीं के 9वें प्रवेश के लिए कल आखिरी मौका। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से अभी हमने आपको कई बार ये जो है चेताया था कि 9वीं और 11वीं की जो प्रवेश की अंतिम तिथि है वो निकल चुकी है और कल जो है 31 सितंबर लास्ट तारीख है और वो बढ़ाई गई थी तिथि। पहले 25 तक थी, अब इसको 31 तक किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी या जो भी छात्र चूक गए हैं और फॉर्म भरने से रह गए हैं तो वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण या प्रवेश फॉर्म भर दें। यूपी बोर्ड के तहत संचालित विद्यालयों में 9वीं 11वीं में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं के लिए कल यानी सोमवार को आखिरी मौका है। अगर प्रवेश लेने से चूके तो आगे मौका नहीं मिलेगा, फिर पूरा साल खराब हो जाएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड प्रवेश की तारीख बढ़ाने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी बोर्ड प्रवेश और रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा चुका है। तो देखिए ये बिल्कुल जो भी अभ्यर्थी छूट गए हैं या जिनका रह गया है फॉर्म भरने से, तो अपने विद्यालय से संपर्क करके तुरंत और कल किसी भी स्थिति में फॉर्म को सबमिट कर दें, अन्यथा की स्थिति में उनका वो साल जो है बर्बाद होने वाला है। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, तो सभी जाकर जो है अपना फॉर्म जल्द से जल्द भर दें। और इसकी फ़ीस जो है 21 तक जमा होगी। 21 सितंबर तक इसकी फ़ीस आप जमा कर सकते हैं, बस फॉर्म भर दीजिए। देखिए शिक्षा नीति में भारतीयता को प्राथमिकता, अग्निहोत्री। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई है वो 185 सालों से चली आ रही मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का प्रयास है। बीच बीच में शिक्षा पद्धति में बदलाव के लिए कई तरह की समितियों की सिफारिशें लागू की गई। पुरानी शिक्षा पद्धति में शिक्षा नीति के नाम पर पैबंद लगाया गया था, लेकिन वो भी ठीक से नहीं लग पाया था। ये कहना है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का। प्रोफेसर अग्निहोत्री दैनिक जागरण के हम अभियान हिंदी है हम
के अंतर्गत कुलपति संवाद श्रृंखला में नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा नीति का मूल आधार संस्कृति, कला और भारतीय भाषाएं हैं। इससे ही हमारे विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र बनेंगे। अभी तक देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसका उद्देश्य लिपिक पैदा करना था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसकी मानसिकता से शिक्षा पद्धति शुरू की थी। बिल्कुल, देखिए जो मैकाले ने शिक्षा नीति लाए थे उसमें क्या था, उसमें उन्हें कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो उनके बीच में ट्रांसलेटर का काम कर सकें, मतलब जो उनकी बात इंडियंस तक और भारतीयों की बात उन तक पहुंचा सकें ट्रांसलेट करके। तो वो ऐसी पद्धति लेके आए थे, बाकी उन्होंने उसमें कुछ ज़्यादा शामिल नहीं किया। अब उसको बदलने का प्रयास तभी से चला आ रहा है और ये नई शिक्षा नीति जो है उसी का एक अंग है। तो निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा और इसमें जो नई शिक्षा नीति में है इसमें भारतीयता को और हिंदी को प्राथमिकता दी गई है और निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा और देश हमारा जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। देखिए बहुत बड़ा फैसला है सरकार का और अभी इस पर अंतिम फैसला जो है, अंतिम मोहर लगनी बाकी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। और ये कदम क्यों उठाया गया है? जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए बहुत सारे तमाम मुद्दों के बीच जो है ये चीज़ निकल के आ रही है। तो ये इसलिए कि जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको हम नियंत्रण में कर सकें। तो इसके लिए बहुत बढ़िया पहल है कि 2 से अधिक बच्चों वालों के लिए अभी चुनाव का खाली शर्त आई है, बाकी आगे और भी शर्तें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार में 2 से अधिक बच्चों वालों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। खुद पंचायती राज मंत्री इसके पक्षधर हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत कुछ अन्य नेता मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिख चुके हैं। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर छोड़ा गया है। और देखिए इसमें एक और बढ़िया चीज़ है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर भी विचार। देखिए कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है चुनाव में तो उसके लिए कुछ ना कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए, इस पर भी विचार किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जो शिक्षित वर्ग के लोग अगर जब जनप्रतिनिधि बनकर हमारे बीच में आएंगे तो वो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं को समझेंगे और वो उसको ऊपर तक पहुँचाएँगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनका शिक्षित होना। भाई जो हमारे जनप्रतिनिधि अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हमारी बात ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माध्यमिक स्तर पर कृषि की पढ़ाई जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि से जुड़ी शिक्षा को स्कूल में माध्यमिक स्तर पर ले जाना जरूरी है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय के शैक्षणिक व प्रशासनिक भवन का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्रयास है कि गांव में मिडिल स्कूल स्तर पर ही कृषि विषय को शुरू किया जाए। इससे खेती का वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। बच्चे खेती से जुड़ी तकनीक के बारे में परिवार को बता पाएंगे। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आज के समय में जितना भी बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो शहर से जुड़े हुए हैं, शहरी क्षेत्रों के बच्चे हैं, उन्हें खेती के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो अगर वो उनके विषय में शामिल हो जाएगा तो उन्हें कम से कम जो आधारभूत जानकारी है वो तो हो जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया पहल है और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। देखिए अभी तक क्या है, कृषि जो है ऐच्छिक विषय है और वो भी अपर मिडिल में, मतलब हाई स्कूल 9th के बाद, और उससे पहले ये विषय नहीं है। तो इसको अगर हम कोर्स में शामिल कर लें और मिडिल का मतलब 6 से चालू कर दें इसको, तो बच्चों को जो कृषि की समझ विकसित होगी और जो कृषि में वैज्ञानिकता का विकास होगा। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से खेती को जो है बल मिलेगा, प्रचलन मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निजी स्कूलों के वार्षिक विकास शुल्क पर रोक। देखिए बहुत अहम फैसला आया हाईकोर्ट का। क्या फैसला है? ट्यूशन फीस अनिवार्य है और जो विकास शुल्क कहते हैं डेवलपमेंट फीस, वो जो है रोक लगा दी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद रहने तक छात्रों के अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिभावक इस बीच ट्यूशन फीस अनिवार्य रूप से देंगे। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार संबंधित स्कूल को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की गई है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत राहत भरी खबर है उन अभिभावकों के लिए जिनका रोजगार ठप पड़ा है या किसी वजह से उनका जो आय का साधन है वो बंद हो गया है। तो इस लॉकडाउन में सभी को एक दूसरे से सहानुभूति रखनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यह हाईकोर्ट का फैसला उन सभी अभिभावकों के चेहरे पे खुशियां लौटाएगा जो परेशान हैं और जिनके पास आय के साधन बहुत सीमित हैं इस लॉकडाउन में। तो अब उन्हें विद्यालय की ट्यूशन फीस भरनी होगी, बाकी विकास शुल्क और जो तमाम शुल्क विद्यालय की फीस में जुड़े हुए होते हैं वो नहीं दिए जाएंगे जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जब तक लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो इसके लिए जो है
बहुत बहुत आभार माननीय न्यायाधीश का। और ये देखिए 63% छात्र जेई नीट करवाने के पक्ष में। देखिए निश्चित रूप से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जेई और नीट परीक्षाएं कराना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों का जो वर्ष है वो बेकार नहीं जाएगा और उसको हम बचा सकते हैं। तो 14 राज्यों के 244 जिलों में ऑनलाइन सर्वे में हुआ खुलासा। तो 63% छात्र और अभिभावक तय समय पर जेई और नीट करवाना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले निजी संगठन ने 14 राज्यों के 244 जिलों में ऑनलाइन सर्वे किया है। इसमें 63% छात्र परीक्षा करवाने तो 31% 6% तय नहीं कर पा रहे हैं। सर्वे में यूपी के 63, हरियाणा के 65, दिल्ली के 66, महाराष्ट्र के 62% लोग परीक्षा तय समय पर करवाने के पक्ष में हैं। तो देखिए ये जो परीक्षाएं हैं साल में एक बार होती हैं और ये बहुत लेट हो चुकी हैं, मतलब बहुत इनमें विलम्ब हो चुका है। अब तक कक्षाएं लगनी चाहिए थी, वहाँ अभी परीक्षा कराने की योजना बन रही है। और अगर इसको भी आप स्थगित या डिले करना चाहते हैं तो ये छात्रों के हित में नहीं होगा और हो सकता है उनका जो वर्ष है ये बर्बाद चला जाए, बेकार चला जाए। तो सरकार की मंशा साफ है, वो प्रवेश परीक्षा जो कराएगी। बाकी छात्रों के लिए बस इतना सा सुझाव है कि वही वो परीक्षा देने जाएं और साथ में अपना जो सावधानी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र के साथ जाएं और परीक्षा दें और सकुशल अपने घर लौट के आएँ। देखिए परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे जो है सभी परीक्षाएं होने लगी हैं, तो इसके लिए जो है छात्रों को सोचना चाहिए, अभिभावकों को भी सोचना चाहिए। बाकी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंकों में सप्ताह में 5 दिन ही होगा कामकाज। तो देखिए ये खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। जिले की राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों में सप्ताह में 5 दिन ही कामकाज होंगे। शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन के चलते अब शाखाएं बैंक पूरी तरह बंद रहेंगी। अब ग्राहकों के लिए बैंक शाखाएं 3 बजे तक खुली रहेंगी। 1 घंटे विभागीय कामकाज निपटाने के बाद शाम 4 बजे तक शाखाओं में ताला लग जाएगा। देखिए बिल्कुल जो मिनी लॉकडाउन है शनिवार और रविवार का, तो अगर उसमें शनिवार को बैंकें खुल रही हैं तो या तो अति आवश्यक कार्य से खुलेंगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं खुलेंगी, क्योंकि इससे जो है मिनी लॉकडाउन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। तो अब ये फैसला किया गया है कि 5 दिन जो है बैंकें खुलेंगी और ये प्रतापगढ़ जिले की खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवक्ता के साक्षात्कार में नेट का दे दिया भारांक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक अभ्यर्थी को पीएचडी पूरी नहीं होने के बावजूद साक्षात्कार में नेट के 10 अंक का भारांक देकर प्रवक्ता भूगोल के पद पर अंतिम चयन कर दिया। हमीरपुर के एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता का चयन होने पर यह मामला सामने आया। अभी तक चयन बोर्ड की ओर से पीएचडी में भारांक देने का नियम रहा है, नेट के बदले अंक देने का कोई नियम नहीं है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें जो चयन बोर्ड के अधिकारी हैं उनकी असावधानी बरती गई है और जो है इसकी जांच जो है शीघ्र होनी चाहिए, जिससे कि जो है किसी का भी जो है इसमें हित प्रभावित ना हो। जो चयनित हुआ है अगर वो सही है और उसको पीएचडी पूरी हो गई है तो उसे भारांक मिलना चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो उसे भारांक नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है जो चयन अधिकारी हैं या जो चयन की समिति है वो इस पर निर्णय लें और इसकी जांच करें। तो ऐसे तमाम मामले आपको देखने को मिल सकते हैं तमाम भर्तियों में। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ इस पर जो है ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को, समितियों को और जो ऊपर बैठे अफसरान उनको भी। तो आज की वीडियो हमारे यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।